नमस्कार। आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। देश की एक छोटी अदालत से लेकिन कानून की बहुत बड़ी खबर। मीडिया गड़माया हुआ है, देश सवाल पे सवाल पूछ रहा है, राजनीति हिली पड़ी। यह खबर बंगाल चुनाव से ठीक आने के कारण इसके अपने राजनीतिक मतलब भी निकाले जा रहे। बहस और मुसाहिबों का दौर जारी है, लेकिन हम हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर वाले। हम करेंगे इस खबर का कानूनी पोस्टमार्टम, सिर्फ और सिर्फ कानून की धाराओं के सहारे, लीगल जूरिस्प्रूडेंस के सहारे, लीगल एनालिसिस और डीप टेक। इस फैसले का असर सीबीआई के कार्यप्रणाली पर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर और आगे सीबीआई क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए इस फैसले का मतलब क्या है, क्या परिवर्तन होने चाहिए उनकी कार्यप्रणाली में, यह सब कुछ ठीक है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। जी हां, आप ठीक समझे हैं, दिल्ली शराब घोटाला। दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई की फिलहाल कानूनी हार हो गई है। डिस्चार्ज ऑर्डर ने खोल दी है जांच की परतें। देखिए, समझिए इसको, ये मैटर ट्रायल में गया ही नहीं, चार्जशीट स्टेज पे फेल हो गया। मतलब सीबीआई अपनी जांच में इतने भी सबूत प्रस्तुत न कर सकी कि कोर्ट इसको ट्रायल में लेके जाता। यह बहुत बहुत चिंताजनक है। आप जो लोग कानून को नहीं समझते हैं, आम जनता है, उनके लिए यह दिगर बात है। वो इक्विटल और डिस्चार्ज दोनों को कमोबेश एक चीज समझ लेते हैं, लेकिन आप कानून के लोग समझिए, फर्क समझिए। ट्रायल लंबा चलता, विटनेस एग्जामिन होते, क्रॉस एग्जामिन होते, आर्गुमेंट्स होता और फिर कोई छूट जाता, दिगर बात थी। लेकिन साहब, चार्जशीट स्टेज पे जब चार्ज फ्रेम होना था, उसी वक्त इस मामले को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने उड़ा दिया। और न सिर्फ उड़ाया, केजरीवाल जी के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, बल्कि तमाम जितने आरोपी थे 26 सबके खिलाफ। अजीब लग रहा है ना? है तो अजीब ही। आइए देखते हैं, समझते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे। दिल्ली एक्साइज केस में आए हुए आज के इस महत्वपूर्ण आदेश की, जिसने पूरे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जी हां, पूरे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर इस फैसले ने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यह कोई एक आम फैसला नहीं है। फैसले तो कोर्ट में रोज ही हजारों लाखों की संख्या में आते होंगे, लेकिन इस तरह का फैसला, ट्रायल से पहले ही डिस्चार्ज, इतना हो हंगामा जिस केस को लेकर हुआ, इतने दिन तक अपराधियों को जेल में रखा गया, जनता को करोड़ों करोड़ों का नुकसान समझाया गया, तो साहब हुआ क्या अंत में? खोदा पहाड़ और निकली चूहिया भी नहीं। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया।
ध्यान दीजिए, यह एक्विटल नहीं है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, खास करके आप लॉ के विद्यार्थियों को, आप कानून के अधिवेताओं को, आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को, आप एकेडमिया के लोगों को। यह डिस्चार्ज है, यह एक्विटल नहीं है। यह फैसला ट्रायल शुरू होने से पहले ही आ गया। अदालत ने यह कह दिया कि अभियोजन द्वारा, प्रोसिक्यूशन द्वारा जो सामग्री प्रस्तुत की गई है वह प्राइमा फेसी भी केस नहीं बनाती। प्राइमा फेसी भी अदालत के सामने वो सबूत नहीं ला सकी सीबीआई जिस पे केस आगे चलता, जिस पे चार्ज फ्रेम होता। समझ रहे हैं आप? आइए समझते हैं इनको कानून की नजरों से, कानूनी स्थिति को स्पष्ट कर लेते हैं। हम आगे बढ़े, इसकी और समीक्षा करें। तो साहब, सीआरपीसी की धारा 227 सेशन ट्रायल और 229 वारंट केस, ये दो तरह के केसेस हमारी अदालतों में होते हैं। सीआरपीसी की धारा 227 सेशन ट्रायल और 229 वारंट केस के तहत अगर न्यायालय यह पाता है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से कोई प्राइमा फेसी मामला नहीं बनता तो वह आरोपी को डिस्चार्ज कर सकता है। इसका मतलब है यह मामला ट्रायल के लायक ही नहीं, अदालत आरोप तय ही नहीं करती। अब सवाल है, प्राइमा फेसाई केस क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में यह कहा है कि इस स्तर पर अदालत को जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं उसकी सघनता से जांच नहीं करनी होती, डेप्थ में नहीं जाना है, साक्ष्यों की गहराई में नहीं जाना है। सिर्फ यह देखना काम होता है कि इसमें रंच मात्र अभियोजन की कहानी में कोई ग्राउंड है, कोई आधार है, और अगर है तो ट्रायल चलाया जाएगा और अगर नहीं है तो ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। यदि आरोप केवल अनुमान, संदेह या अप्रमाणित बयान पर आधारित है तो डिस्चार्ज उचित बनता है। तो जो जितेंद्र सिंह ने सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज ने किया वह सुप्रीम कोर्ट के इन निर्णयों के आधार पर किया है। अब देखिए इस केस में जो मुख्य टिप्पणियां आई हैं अदालत की वो क्या थी। पहली टिप्पणी, कथित साजिश मतलब षड्यंत्र, कॉन्स्पायरेसी 120B। तो कथित साजिश या क्विड प्रो को कि यह पॉलिसी में इसलिए कोई तब्दीली की गई कि इसका व्यक्तिगत लाभ इन राजनेताओं ने या सरकार के इन चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों ने लिया। क्विड प्रो क्यू को का कोई भी ठोस साक्ष्य सीबीआई प्रस्तुत नहीं कर सकती। जो केस का मेन था, आप यही कह रहे हैं पॉलिसी इसलिए चेंज हुई कि चेंज करके उसका लाभ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, इन सारे लोगों ने जो नामजद थे इस केस में उन्होंने लिया। लेकिन यह बात कागज पर ही रही, यह बात मौखिक ही रही, इसका साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई सीबीआई। दूसरा, अभियोजन की जो पूरी कहानी थी, जो पूरा प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी, वह सिर्फ बेस था ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टेटमेंट्स गिवन बाय सम विटनेस। अभियोजन की कहानी गवाहों के बयान पर आधारित थी और उनका स्वतंत्र पुष्टिकरण नहीं किया गया था। मसलन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशंस ऑफ दोज स्टेटमेंट मेड बाय द विटनेसेस were not verified, were not verifiable। तो साहब क्विड प्रो क्यू प्रूव नहीं हो रहा। स्टेटमेंट पे आप कहानी चलाना चाहते हैं, उसका इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं है। और तीसरा, आरोप
पत्र में इंटरनल कंट्राडिक्शंस थे और जांच में गंभीर खामियां पाई गई। अब इन 3 टिप्पणी देखिए, डिसमिसल एक बात और है, आप समझिए मेरी बात को। आप कहेंगे वकील साहब आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे? नहीं, मेरा राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। मैं कानून के सवाल पर हूं और इमोशनल इसलिए हो रहा हूं कि साहब चलिए, आपने इनको चार्जशीट से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया, अच्छी बात थी। लेकिन ये जो 3 टिप्पणी आई है साथ में, मैं इसका क्या करूं? ये बहुत गंभीर है। यहां से बड़े कानूनी प्रश्न खड़े होते हैं, गंभीर चिंता का विषय है। सीबीआई जैसी प्रीमियर सेंट्रल जांच एजेंसी, कोई पुलिस की जांच नहीं थी साहब, स्टेट पुलिस की, जहां ऐसी खामियां अक्सर होती रहती। भाई साहब, सीबीआई जैसी इंडिया की प्रीमियर जांच एजेंसी, जिस पर भार है भारत से भाग चुके भगोड़े अपराधियों को इंटरपोल के माध्यम से वापस लाने का, जहां फेथ खत्म हो जाता है वहां पे जनता मांग करती है कि हमें सीबीआई की जांच चाहिए। उसके बियॉन्ड इस देश में कुछ है नहीं। तो राजनीतिक पार्टियां भी जो एक दूसरे की कट्टर दुश्मन होती हैं और उनको विश्वास नहीं होता है सरकारों पर, तो वो कहती हैं सीबीआई खोला। और उस सीबीआई की जांच, और ऐसी महत्वपूर्ण जांच जहां इतने बड़े लोग इन्वॉल्व हों, इतना बड़ा मामला इन्वॉल्व था, वहां कम से कम इतनी अपेक्षा तो की जाती है कि सीबीआई जैसी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राजनीतिक या मीडिया नैरेटिव के आधार पर केस नहीं बिल्ड करती है, या नहीं करती, या नहीं किया है, बल्कि वो केस बिल्ड करती है साक्ष्यों के आधार पर, ठोस साक्ष्यों के आधार पर, और फिर आरोप पत्र दाखिल करती है। डिस्चार्ज का अर्थ है कि अदालत ने पाया कि जो सामग्री यहां पे प्रस्तुत की गई सीबीआई के द्वारा, वो इतनी कमजोर थी कि केस ही नहीं चलाया जा सकता था, आरोप भी तय नहीं हो सकते थे। और इसका मतलब साफ है, या तो यह जांच अधूरी थी, या साक्ष्य पर्याप्त नहीं थे, या फिर अभियोजन ने जल्दीबाजी में यह कदम उठाया और एक क्या कहेंगे इसको, पूरी तरह से क्लोज लूज चार्जशीट, सिर्फ समय की सीमा को मिलने के लिए, डेडलाइन को मीट करने के लिए फाइल कर दी। तो साहब, इस आधार पर, इन परिस्थितियों में यह कहना कि यह एक केस की बात है गलत होगा। यह संस्थागत विश्वसनीयता का प्रश्न है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अगर ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में जांच एजेंसी आरोप तय करवाने में असफल रहती है, तो न्यायिक प्रणाली में सवाल उठना लाजिम है, स्वाभाविक है। क्या यहां पर यह मान लिया जाए, जो विपक्ष का आरोप है, कि राजनीतिक एजेंसियां राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं, या यह फिर मान लिया जाए कि राजनीतिक दबाव में अगर ये एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं, तो यह पूरी तरह से कानून को नजरअंदाज करके, कानूनी कसौटी को नजरअंदाज करके, विशफुल थिंकिंग के आधार पर काम कर रहे हैं। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप समझिए फर्क को, डिस्चार्ज और एक्विटल के अंतर को। अगर ट्रायल के बाद सबूतों के अभाव में अपराधी को बरी किया जाता है, तो वह एक्विटल होता है। यहां तो ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि मामला ट्रायल के योग्य पाया ही नहीं गया, और यह
बहुत गंभीर झटका है प्रोसिक्यूशन के लिए, अभियोजन के लिए। अब विकल्प क्या है सीबीआई के लिए? मुझे पक्का यकीन है कि सीबीआई को जो अदालत की यह करारी चपत लगी है वह शांत नहीं बैठेगी। कई हेड्स रोल होंगे सीबीआई में और सीबीआई बहुत मजबूती से आगे की तैयारी करेगी। आपको याद होगा कि जब केजरीवाल जी को ऐसी ही एक निचली अदालत से बेल मिला था तो सीबीआई ने फिर पूरा जोर लगा करके हाई कोर्ट में अपील किया था। तो यहाँ भी सीबीआई हाई कोर्ट जाएगी, इस डिस्चार्ज को चुनौती दोगी और हाई कोर्ट फिर से देखेगा कि क्या ट्रायल कोर्ट ने जो उपलब्ध साक्ष्य हैं, जो सीबीआई द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य हैं, उसके आकलन में, उसके एनालिसिस में गलती करी है। अगर हाई कोर्ट यह मान लेगा कि प्राइमा फेसी यह केस बनता है तो वह मामला वापस ट्रायल के लिए भेज सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह डिस्चार्ज कायम रहेगा। अब इस पूरे प्रकरण का व्यापक प्रभाव क्या है, लार्जर इंप्लीकेशन क्या है? पहला, हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार के मामलों में अदालतें अब गंभीर हो गई। वह सिर्फ आरोप के आधार पर ट्रायल नहीं चलने देंगी। दूसरा, जांच एजेंसियों को अपने चार्जशीट ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना होगा। तीसरा, गवाहों के बयान बिना स्वतंत्र कोरोब्रेशन के अब पर्याप्त नहीं माने जाएंगे। और इसी के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन भी खड़ा होता है, संवैधानिक प्रश्न भी खड़ा होता है। आपराधिक कानून में प्रेजेंशन ऑफ इनोसेंस का मूल सिद्धांत काम करता है। देखिए, ये पीएमएलए नहीं है। पीएमएलए उल्टा चलता है, मनी लॉन्ड्रिंग उल्टा चलता है। मैं उस बहस में नहीं जा रहा। यहां जिन धाराओं में सीबीआई ने केस दर्ज किया था उसमें प्रेजेंशन ऑफ इनोसेंस का मूल सिद्धांत काम करता है। किसी भी आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए। यदि जांच एजेंसी इस सिद्धांत को कमजोर करती है तो अदालत हस्तक्षेप करेगी। और यह आदेश एक बड़ा संदेश है कि जांच की गुणवत्ता ही मुकदमे की नींव होगी। मुकदमा क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करेगा। यदि फाउंडेशन ही कमजोर है तो मुकदमा खड़ा नहीं हो सकता, मुकदमा आगे नहीं चलाया जाएगा, मुकदमा आगे नहीं चल सकता। अंत में यहां यह समझना आवश्यक होगा कि यह बहस राजनीति से परे जाकर आपराधिक न्याय प्रणाली की संरचना को प्रभावित करता है। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया। नहीं तो राजनीति तो आप सामने वो बहस तो तमाम टीवी चैनलों पे और अखबारों में और मीडिया में देखेंगे, देख ही रहे होंगे, सवेरे से चल रहा है। आज यही खबर है। मेरा उससे लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है कि इस फैसले से भारत की न्याय प्रणाली की संरचना कैसे प्रभावित हो। यह केस आने वाले समय में यह तय करेगा कि हाई कोर्ट और संभवतः सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेसी स्टैंडर्ड की व्याख्या कैसे करेंगे। व्हाट इज प्राइमा फेसी? व्हाट रिक्वायरमेंट्स आर टू बी मेट टू मेक अ केस प्राइमा फेसी? प्रथम दृष्टया अपराध होना संभव लगता है, वो प्रथम दृष्टया की नई परिभाषा देखिए। और ऑफ कोर्स टाइम ऑफ इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन फॉर सीबीआई। प्रोसिक्यूशन को अपने तौर तरीके बदलने होंगे। यह आदेश भविष्य के भ्रष्टाचार मामलों में नई न्यायिक प्रवृत्ति स्थापित करने जा रहा है।
नोट कर लीजिए मेरी बात को। खैर, इन सारे सवालों का जवाब आने वाले महीनों में स्पष्ट होंगे। बने रहिए हमारे चैनल से, हम आप तक लेकर आएंगे उन जवाबों को। फिलहाल आज के इस डिस्चार्ज पर, इस केस पर आप अपनी राय जरूर कमेंट में साझा करें, और यदि आप इस तरह का सटीक कानूनी विश्लेषण चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, और इस वक्त आप देख रहे थे फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।